नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। रेगिस्तान में बैठकर साइबर फ्रॉड अब अमेरिका में भी ठगी करने लगे हैं। अमेरिका में ऑनलाइन सर्वर किराए पर लेकर सस्ते लोन का झांसा देते हैं और पैसे ठग लेते हैं। इसकी खबर जब एफबीआई को लगी तो इसकी पड़ताल शुरू हुई और आखिरकार एफबीआई ने साइबर फ्रॉड करने वाले ठगों को खोज निकाला। पहचान और लोकेशन की सटीक जानकारी स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद नागौर और जयपुर से साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। सवाल यह है कि अमेरिका में आखिर ये साइबर ठग फ्रॉड करने में कैसे सफल हो जा रहे हैं, और जब एफबीआई ने अमेरिका में बैठे ठगों को खोज निकाला है तो स्थानीय पुलिस को उन ठगों तक पहुंचने में इतना समय क्यों लग जाता है। चर्चा आज इसी विषय पर करेंगे। दुनिया भर की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों में शुमार एफबीआई फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भारत के कई राज्यों को पत्र लिखे हैं और उनमें साइबर ठगों से जुड़ी बात सामने आई है। आपको बता दें, इससे पहले भी राजस्थान के कई इलाकों में इस तरह की घटना हुई है जहां पर विदेशी नागरिकों को ठगने का कॉल सेंटर के माध्यम से प्रयास किया गया और काफी हद तक करोड़ों रुपए की विदेशी नागरिकों से ठगी भी की गई। इस मामले की जब रिपोर्ट एफबीआई के पास गई तो एफबीआई ने तफ्तीश शुरू की और तफ्तीश में सामने आया जयपुर, नागौर और प्रदेश के कई ऐसे जिले जहां पर साइबर ठग कॉल सेंटर बनाकर विदेशी नागरिकों को ठगने का काम करते थे और अब तक करीब 30 करोड़ से ज्यादा की ठगी की जा चुकी है। और इस मामले में राजस्थान पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें, ऐसी कई घटनाएं प्रदेश में हुई है जिनमें विदेश में बैठकर, क्योंकि भारत के लोगों को या राजस्थान के लोगों को साइबर ठग ठगते हैं और आजकल नया ट्रेंड ये चला है कि आजकल किसी दूसरे देश में कॉल सेंटर स्थापित किए जाते हैं और फिर किसी अन्य देश में ठगी के लिए लोगों को शिकार बनाया जाता है। बीते दिनों जयपुर में 90 लाख रुपए से ज़्यादा की एक ठगी की गई थी बुजुर्ग से, और इससे पहले भी कई सरकारी और गैर सरकारी विभागों से जुड़े लोगों को शिकार बनाया गया था जिसमें करोड़ों रुपए की ठगी उनसे की गई थी। और ये भी पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये भी ठगी विदेश में बैठकर जो साइबर ठग कॉल सेंटर चला रहे हैं उसके माध्यम से की गई है। तो ऐसे में एफबीआई की इस रिपोर्ट के बाद राजस्थान पुलिस एक्शन में है और इसी के साथ जयपुर कमिश्नरेट टीम ने भी अलग अलग इलाकों में अपनी टीम को एक्टिव किया है जो कॉल सेंटर बनाकर विदेशी लोगों के साथ साथ देश के लोगों को भी ठगने का काम कर रहे हैं। मुबारक खान, एनडीटीवी, जयपुर। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं किस तरीके से राजस्थान से अमेरिका में ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। अमेरिका से पैसों का ट्रांसफर कर रहे थे ये साइबर ठग। वर्चुअल ऑफिस पर चेक लेते हैं और अमेरिकी बैंक में चेक को जमा कराते हैं। वायर ट्रांसफर से फर्जी बैंक खातों में राशि ट्रांसफर होती है। अमेरिका में ऑनलाइन सर्वर किराए पर लेते हैं और रिमोट पीसी एक्सेस से स्थानीय आईपी एड्रेस पर काम करते हैं। लोकल आईपी एड्रेस से किसी को शक नहीं होता है। शॉप एक्ट के तहत फॉर्म रजिस्टर्ड कराते हैं और फर्जी फॉर्म के जरिए पैसे ट्रांसफर कराते हैं। तो अमेरिका से इस तरीके से पैसों का ट्रांसफर ये साइबर ठग करते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से साइबर ठग अमेरिका में भी साइबर ठगी कर रहे हैं। पैसे ट्रांसफर कराने का ये तरीका साइबर ठगों ने अपनाया है। तो राजस्थान से अमेरिका में ये ठगी कैसे होती है वो आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। रैंडमली कस्टमर सर्च करके उन्हें फोन किया जाता है। लीगल शिकायत की बात कहकर धमकी दी जाती है। गिरफ्तारी वारंट की भी धमकी दी जाती है और टैक्सेस से जारी फर्जी आदेश का इस्तेमाल करते थे ये साइबर ठग। फर्जी न्यायिक आदेश वाला नोटिस भेजते थे और नोटिस से डराकर बिटकॉइन के रूप में पैसे उनसे ऐंठते थे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं विदेशी नागरिकों से ठगी कैसे करते थे ये साइबर ठग। फ्लोरिडा निवासी ने फ्रॉड की शिकायत की। 7 लाख से ज्यादा की ठगी की शिकायत दर्ज की गई। दरअसल सस्ती लोन का झांसा देकर ये ठगी हुई है। ईडी डायरेक्टर सॉल्यूशंस का प्रतिनिधि बताकर ठगी हुई और ठगी करने वाले शातिर ठग नागौर से गिरफ्तार किए हैं। जयपुर में कॉल सेंटर से 500 विदेशी नागरिकों से ठगी की गई।
विदेशी नागरिकों से ठगी करने का ये पैंतरा साइबर ठगों ने अपनाया, जिसका खुलासा एफबीआई ने किया है। और ठगी करने वाले शातिर ठग नागौर से गिरफ्तार भी हुए हैं। साइबर ठगी से कैसे बचे वो सबसे महत्वपूर्ण है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रही हैं। किसी भी मैसेज का तुरंत रिप्लाई ना करें, अनजान मैसेज को क्रॉस चेक जरूर करें और किसी से भी अपना डॉक्यूमेंट शेयर ना करें। सस्ती चीजों के लालच में बिल्कुल भी ना आए और किसी के भेजे गए लिंक पर क्लिक ना करें। ऐप को जांच परख कर भी ओपन करना चाहिए और साइबर अपराध की सूचना 1930 पर जरूर दें। वहीं फ्रॉड कॉल आने पर तुरंत थाने में शिकायत दर्ज करें। कॉल आने पर अगर कोई धमकी देता है तो सबसे पहले नंबर को वेरीफाई जरूर करें। तो साइबर ठगी से बचने के ये महत्वपूर्ण उपाय हैं, जिसे अपनाकर आप साइबर ठगों के चंगुल से बच सकते हैं। किसी से भी अपना डॉक्यूमेंट नहीं शेयर करना चाहिए और सस्ती चीज़ों के लालच में बिल्कुल भी ना आए। ऐसे लोगों को ये साइबर ठग अपना शिकार बना लेते हैं। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपका करा दें। कनिष्क गौर हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट जुड़ रही हैं, स्वागत है आपका। एलन राव हमारे साथ हैं, डीसीपी दिल्ली पुलिस, आपका भी बहुत स्वागत है। आदित्य जैन हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील, बहुत स्वागत है सर आपका। देवेंद्र मनचंदा हमारे साथ बैंकिंग एक्सपर्ट जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत मैं एलन राव से करना चाहूंगी। एलन राव जी, देखिए साइबर ठगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। प्रदेश में छोड़िए, विदेशों में भी लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं ये साइबर ठग। एफबीआई ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। सवाल ये है कि स्थानीय पुलिस इसमें पीछे क्यों रह जा रही है? नमस्कार मैम, टू ऑल योर व्यूअर्स। उसकी वजह मैं बता देता हूँ, साइबर ठग क्यों इसमें ज्यादा प्रोग्रेसिव में है। पहले कोई टाइम था जब ट्रेडिशनल क्राइम करते थे तो लोग रॉबरी, डकैती, स्नैचिंग या वैसे करते थे तो उसमें पकड़े जाने के चांस होते थे और उनको इनकम भी कम होती थी। अभी साइबर क्राइम में इतना यह है कि कहीं भी दूर दराज बैठे हुए, यानी कि देयर इज नो लीगल बाउंड्री, देयर इज नो ज्योग्राफिकल बाउंड्री। इवन विदेश में बैठकर भी या दिल्ली में आप चीटिंग कर सकते हैं या फिर साइबर क्राइम कर सकते हैं। ये एक प्रकार से जो हमारा ये जो डिजिटाइजेशन हुआ है उसके बाद से ये सारा चीज हुआ है। और कहीं ना कहीं हम जो इनके मॉडस ऑपरेंडी है, वो जैसे आपने अभी शुरू में कहा था, लालच देते हैं लोगों को। और कोई भी अगर लालच में आ जाता है तो लालच में आकर कोई भी जो उनके कहने पर ये काम करता है। रिसेंटली मेरे जो नोटिस में आया एक ये केस है, वो किसी को उसने कहा कि तुम्हारे पार्सल भेजे गए थे, उसमें एनडीपीएस एक्ट का माल निकला है और कहीं ना कहीं अब आप फंस जाओगे। तो उसको इतना प्यार से उसको कंट्रोल किया, यानी कि उसको ये बताया कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, और मदद करने के बहाने 15 से 16 दिन तक लगातार उसका पूरा सब कुछ खाली करवा दिया और ये कहा कि आप किसी को नहीं बताओगे, यानी कि उसको डिजिटल अरेस्ट के प्रोसेस में डाल दिया। उसने अपनी मिसेज को भी, अपने बच्चों को कुछ नहीं बताया। जैसा वो साइबर अपराधी करवा रहे थे वैसा वो करे जा रहा था, बिकॉज उसको साइकोलॉजिकल ऐसा डरा दिया था कि आप अब इसमें फंस जाओगे। ये तो हो गया डराने की बात और उसमें करने की बात। कई बार लालच में देते हैं कि आप इसमें इस लिंक को करिए, आपको ये फायदा होगा और आपको अभी पैसे वापस आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। तो ये मेरा ये है कि क्यों ये मतलब इन चीजों के झांसे में नहीं आना चाहिए। लेकिन पुलिस के पास, जो आपने अभी क्वेश्चन किया था, पुलिस का मतलब यह है कि पुलिस अभी तक, साइबर अपराधी बहुत आगे चल रहे हैं और पुलिस का स्टाफ, पुलिस की ट्रेनिंग, पुलिस की प्रोसेसिंग ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है। और इसमें केसेस भी बहुत ज्यादा डेली आप, मैं बताऊं, दिल्ली में हर रोज हजारों की संख्या में केसेस कंपाइल हो रहे हैं। नो डाउट कि हमने हर पुलिस स्टेशन में एक साइबर क्राइम, हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बना दिया है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। उनमें स्टाफ इतना एजुकेटेड नहीं है, इतना ट्रेन स्टाफ नहीं है जो साइबर के केसेस को कर सके। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रिवेंशन करें, पब्लिक ये प्रिवेंशन करें। डेफिनेटली कोशिश करेगी करने की, मदद करने की, लेकिन किसी हद तक ही कर सकती है पुलिस। और बहुत से केसेस में तो ये भी शिकायत मिली है कि पुलिस ने मदद ही नहीं करी है। तो हमें अपने आप को प्रिवेंट कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और कभी भी कोई आदमी साइबर क्राइम का शिकार बन जाता है तो 1930 पर तुरंत कॉल करके उसको अपनी रिपोर्ट लिखानी चाहिए। और एक है cybercrime.gov.in, ये MHA की वेबसाइट है, उस पर जाकर तुरंत जो करेंगे, अगर पैसा आपका किसी अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गया है तो पैसा वहीं पे होल्ड हो जाएगा। ये जानकारी होना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है लोगों को इस अपराध के बारे में जानकारी हो। इनकी मोडस ऑपरेंडी डेली चेंज होती रहती है, उसके बारे में
जितनी मोटे ऑपरेंडी है सारी लोगों को मालूम होना चाहिए, ताकि वो इसके शिकार ना हो। अगर कोई शिकार हो जाता है तो तुरंत उसमें प्रोएक्टिव कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, साइबर क्राइम में के जो मैंने पोर्टल बताया उसमें जरूर तुरंत कंप्लेंट करें। इसको छुपाया नहीं किसी प्रकार से। जैसे मैं अभी बता रहा था, मेरे जानने वाले ने 15 दिन तक किसी को नहीं बताया, अपने एक ही पहले दिन ही अगर किसी से शेयर कर लेते तो ये, और उसको 16वें दिन ये जब इसने किसी ने मजबूरी में शेयर करना पड़ा, तब उसको किसी ने कहा तुम तो अपराध के चक्कर में आ गए हो, तब उसने जाके उसमें होश आए। तो ये कभी भी किसी को छुपाने की जरूरत नहीं है, कभी अपराध किसी के साथ हो जाता है। एक और भी मोडस ऑपरेंडी सेक्सटॉर्शन, तो सेक्स के आधार से आपको नंगी तस्वीर बना के किसी लड़की के साथ दिखाएंगे, उसके बाद वो आदमी को एक्सटॉर्ट करते रहते हैं, और आदमी इतना मजबूर हो जाता है वो किसी को बता भी नहीं सकता शर्म के मारे, अपनी सोशल प्रेस्टीज बचाने के चक्कर में। तो इन सब चीजों से अगर कुछ किसी को अपराध में कर लिया गया है, अपराध का विक्टिम हो गया है, तो तुरंत उसको बताना चाहिए ताकि उसकी समय रहते बचाव हो सके। तिवारी जी। बिल्कुल राव साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसका अगर लोग सहारा लेते हैं तो ज़रूर इससे बच सकते हैं, क्योंकि कोशिश सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। कनिष्क गौर जी से इस पर मैं जवाब लेना चाहूँगी। कनिष्क जी, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि प्रशासन की टीमें भी लगातार कोशिश कर रही हैं इन साइबर ठगों को पकड़ने के लिए, दूसरी तरफ लोग भी सतर्क हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं, लेकिन वहीं अब जो साइबर ठग हैं वो अपने तरीके बदलते जा रहे हैं, यानी कि लोगों को अपने चंगुल में फंसाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त ये प्रशासन के लिए बनती जा रही है इन साइबर ठगों को पकड़ना? प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि साइबर ठग नए तरीके अपनाते हैं। आप देखेंगे कि इंडिया में काफी आईटी का काम आउटसोर्स होता है, और यूनाइटेड स्टेट्स से काफी मात्रा में आईटी इंजीनियर्स इंडिया से वहां जाते भी हैं। तो ये एक बहुत आम बात ही हो गई है कि अगर कोई कंपनी आपको इंडिया से फोन करके आईटी सपोर्ट सर्विसेज ऑफर कर रही है तो लोग इसके लिए वहां पे तैयार हैं। पर अब उसका जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उन्होंने एक नया तरीका निकाल लिया है, जिसमें वो उनके कंप्यूटर सिस्टम्स पे आईटी सपोर्ट के माध्यम से मैलवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे उनके पास जो वहां के यूएस की जनता है उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, उनके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन आ जाती है, या उनसे वो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू ये इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं और फिर उनके बैंक अकाउंट, उनके खातों से पैसे ऐंठ लेते हैं। अब ये काफी मात्रा में ये कार्य हो रहा है, और जब वहां के लोगों ने ये शिकायतें वहां की लोकल पुलिस से करी तो उन्होंने इस पे इन्वेस्टिगेशन करी, तो पता लगा कि ये अमेरिका के अंदर से नहीं हो रहा है, भारत देश से ये चीजें हो रही है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद एफबीआई ने यहाँ पे भारत में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को रीच आउट किया एमलैट के माध्यम से, और फिर लोकल पुलिस को कांटेक्ट किया गया। तो आप देखेंगे कि जो साइबर ठग हैं पहले देश के लोगों को ठग रहे थे, दूसरी क्षेत्रों में फोन कर रहे थे, दूसरी स्टेट्स में फोन कर रहे थे, क्योंकि हर स्टेट की पुलिस अलग होती है, और जिस स्टेट में क्राइम हो रहा है और जहां से हो रहा है ये क्राइम, वो दोनों स्टेट अलग हैं। तो स्टेट की पुलिस को आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए टाइम लगता है, एक स्टेट की पुलिस को दूसरी स्टेट में जाने के लिए टाइम लगता है। तो ये जो राजस्थान में साइबर क्रिमिनल है ये महाराष्ट्र में कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र से पुलिस आएगी, लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करेगी, इसको काफी समय लग जाता है, और इतने टाइम में ये साइबर ठग उस जगह से छोड़ के भाग जाते हैं या अंडरग्राउंड हो जाते हैं, इसलिए इनको पकड़ना मुश्किल हो रहा है आज की तारीख में। तो जो जुरिस्डिक्शन का इशू है वो एक बहुत मेजर इशू है। भारत में कोई भी ऐसी सेंट्रल एजेंसी नहीं है जो साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ सके। हम देखेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए, टेररिस्ट केसेस के लिए एनआईए है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ईडी है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, बट इनमें से कोई भी एजेंसी साइबर से जुड़ी हुई गतिविधियों के लिए किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। आपको लोकल पुलिस के साथ जाके ये काम करना पड़ेगा, और इस टाइम में, इस कोऑर्डिनेशन में काफी समय व्यर्थ हो जाता है। दूसरी बात है, कई जगह लोकल पॉलिटिशियंस का, लोकल पुलिस का भी इन चीजों में इन्वॉल्वमेंट आता है, और उसकी वजह से भी ये होता है कि जब तक वहां छापा पड़ता है, रेड पड़ती है, ये लोग पहले ही वहां से गायब हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ दिक्कत राजस्थान में नहीं है, भारत में और भी ऐसी स्टेट्स हैं जैसे झारखंड है, हरियाणा है, वहां पे भी ये दिक्कतें आ रही है। बट जो साइबर क्रिमिनल्स है उनका इस समय मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में, यूके में, यहाँ फ्रॉड कर रहे हैं भारत देश में बैठे। बिल्कुल
बहुत सही बात कही आपने। आदित्य जैन जी से इस पर मैं जवाब लेना चाहूंगी। आदित्य जी, कनिष्क ने जैसा बताया कि जांच एजेंसियां हर चीज के लिए बनी हुई हैं, लेकिन ये जो साइबर फ्रॉड के मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ समस्या राजस्थान की नहीं है, पूरे देश भर में और अब तो विदेशों में भी यहाँ के साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। तो इसमें एजेंसियों की कितनी जरूरत है सक्रिय होने की, और साथ ही क्या इसमें ऐसा प्रशासन की टीमों को अभी करने की जरूरत है ताकि साइबर फ्रॉड के मामले कम हो? जी, जो कनिष्क जी ने जो बात बोली, मैं उससे सहमत हूं, क्योंकि कोई स्पेसिफाइड एजेंसी, प्रशासनिक एजेंसी नहीं है जो खाली साइबर क्राइम्स को ट्रैक करके इन्वेस्टिगेट कर रही हो। अभी जो हमने भार डाला हुआ है वो एग्जिस्टिंग जो पुलिस मशीनरी है, पुलिस की जो संस्था है, उस पर डाला हुआ है। अब जो मुख्यमंत्री साहब थे अशोक गहलोत साहब, उन्होंने 22 पुलिस स्टेशन 2022 में बनाए 32 जिलों में। साइबर पुलिस स्टेशन कई जिलों में नहीं थे। अब वहां पुलिस स्टेशन तो बन गए, पर वह ट्रेन्ड पर्सनल जो होते हैं, जो जिनको ट्रेनिंग दी गई है स्पेसिफिकली साइबर लॉ में, वो मौजूद नहीं। अब जो एग्जिस्टिंग पुलिस के कर्मचारी हैं या पुलिस के अधिकारी हैं, वो जांच करते हैं। अब उनकी जो नॉलेज है वो काफी सीमित है साइबर लॉ को लेके, क्योंकि साइबर लॉ को जो कानून हिंदुस्तान में आया सबसे पहले 2000 में आया, आईटी एक्ट। जी। उसके बाद अमेंडमेंट आया उसमें 2009 में, संशोधन लेके आई सरकार, केंद्र सरकार। उसके बाद अब पिछले साल ही हमारा डेटा प्रोटेक्शन कानून आया है। तो कानून है और कानून के साथ रूल्स भी, नियम भी बनते जा रहे हैं। पर जो कोर्सेज है साइबर लॉ को लेके, जो सरकारी एजेंसियों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, अधिकारियों को, खासकर साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, साइबर क्रिमिनल्स को, अगर कोई किसी के साथ साइबर क्राइम होने वाला है या हो चुका है, तो उसके रिड्रेसल का क्या प्रोसेस है, उसको लेकर प्रक्रिया अभी तक अंधेरे में है, क्योंकि हमारे पास एक ट्रेन्ड पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और या पुलिस नहीं है जो साइबर अपराधों को समझती हो। इसके लिए हमें ऐसे लोगों को भर्ती करना चाहिए जिनका इस फील्ड में बैकग्राउंड है, जो कंप्यूटर साइंस से आते हैं या कंप्यूटर एप्लीकेशंस का जिनने कोर्स करा हुआ है या और साइबर लॉ का कोई कोर्स करा हुआ है। जब तक हम ये चीज स्पेशलाइज्ड एक एजेंसी नहीं बनाएंगे खाली साइबर लॉ के लिए, क्योंकि अब जरूरी है एक स्पेशलाइज्ड विंग बनाने की, क्योंकि होता क्या है कि हर काम आप नॉर्मल पुलिस अधिकारी को नहीं सौंप सकते, उनके पास काम का ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन है। क्योंकि इतने ज्यादा साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कनिष्क जी ने बताया, राव साहब ने बताया कि रोज फोन आते हैं, स्पैम कॉल्स आते हैं साइबर क्रिमिनल्स के। लोग शिकायत नहीं करते तो हमें पता नहीं चलता, जो केस थाने पहुंचते हैं उनका पता चलता है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर रही है सरकार, या क्या नीति लानी चाहिए? इस स्तर पे केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को बैठ के एक मीटिंग बिठानी चाहिए और एक स्पेशलाइज्ड कानून लेके आना चाहिए ट्रेन करने के लिए जो पुलिस पर्सनल है उनको। इसकी सख्त जरूरत है इस स्टेज पर। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। इसमें मैं देवेंद्र मनचंदा जी को जोड़ना चाहूंगी। देवेंद्र जी, आपसे एक सवाल ये भी है कि ये जो फर्जी अकाउंट्स खुलते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बैंकिंग सेक्टर की कितनी महत्वपूर्ण भागीदारी है? चूंकि साइबर ठग इस तरीके से अकाउंट्स का सहारा लेकर लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं, तो कहीं कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये टीम पीछे रह जा रही है। कितनी जरूरत है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए ताकि इस तरीके के फेक अकाउंट्स के बारे में पता चल पाए? इस बारे में मैं आपसे एक ये बात करना चाहूंगा कि अकाउंट खोलने में जो 2014 से लेकर 20 तक तो बहुत लूज रहे थे अकाउंट खोलने में, अब उनके ऊपर थोड़ा शिकंजा कसा जा चुका है। लेकिन आज भी कोऑपरेटिव बैंकों में खासकर खाता खोलना प्राइवेट बैंकों से, सरकारी बैंकों से आसान है। बात अब हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि आप किसी खाते को, यहाँ पर तो यहाँ पे ये केसेस भी देखे गए हैं, कोई इनऑपरेटिव अकाउंट है, वो डेड हो गया है और रिपोर्टेड नहीं हुआ है, उन अकाउंट को भी यूज किया गया है। अब आपको मैं थोड़े से आंकड़े दूंगा। टोटल नंबर ऑफ केसेस 2023-24 में 2,92,800, 2022-23 में ये 74,800 थे, 4 गुना बढ़ गए। इसके अंदर टोटल जो फ्रॉड हुआ है 2023-24 में वो 2,096 करोड़ का हुआ है। 2023 में ये 423 करोड़ का था, यानी कि ये भी 5 गुना बढ़ गया है।
अब हम यह बात करेंगे कि पुलिस का क्या दायरा है और ये विदेशों में ठगी कैसे हो रही है। देखो, ठगी तो डाटा के बेस पे होती है, डाटा की कोई शक्ल नहीं होती, वो इम्पोर्टेड है, इंडियन है, लोकल है, कहाँ का है। जी जी जी। डाटा इज ए सिंपल डाटा, वो तो एक पर्टिकुलर कंप्यूटराइज फाइल में बना पड़ा है, आप उसको यूज करिए और उसका इस्तेमाल करिए। तो डाटा की चोरी कहां से होती है? दैट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ओनली एंड द बैंक्स। अब आपको कुछ चीजें दूंगा कि जो रिपोर्ट हुए केसेस, एसबीआई का डाटा ब्रीच हुआ, जस्ट डायल का हुआ, हेल्थ केयर का हुआ, कोविड-19 टेस्ट का हुआ, पुलिस एग्जाम का हुआ, जी। अप स्टॉक्स का, रीसेट पासवर्ड का, डोमिनोज का, एयर इंडिया का, इन सबसे डाटा लीक हुआ है। और कोई पहले भी एक इंफॉर्मेशन आई थी, सिटी बैंक का डाटा लीक हुआ है। जहां से डाटा लीक होते हैं, जैसे सिटी बैंक का, यूएसए का डाटा अगर लीक हुआ है तो इंडिया में बैठा आदमी कोई भी उसे फ्रॉड कर सकता है। डाटा लीकेज इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर इंडिया। इसमें जो भी सरकार अपने ही ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर नहीं कर पाती और उसके तरफ कोई स्टेप नहीं लेती है, वहां से डाटा सबसे पहले चोरी होता है। उसको ये मालूम पड़ जाता है कि आपका पासवर्ड क्या है, आपका नाम क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, फिर वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है। मैं आपको 3 केसेस और दूंगा, जो अभी हम इंडिविजुअल केसेस की फ्रॉड की बात कर रहे थे। जी जी। 3 केसेस ऐसे हुए हैं। कॉस्मो बैंक फ्रॉड 94 करोड़ का, नैनीताल बैंक का 16.5 करोड़ 2024 में, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक 7.79 करोड़। एक बांग्लादेश का फेडरल रिजर्व के पास में एक खाता था जिसमें से 81 मिलियन फ्रॉड किया गया और पैसा मनीला में ट्रांसफर हुआ। तो लेवल हमारा इतना बढ़ चुका है कि जैसे हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, हम साइमल्टेनियसली ये प्रोटेक्ट कैसे किया जाए इसकी जानकारी लोगों को दे भी नहीं रहे। हम एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि जानकार बनिए, सावधान रहिए। क्या कैसे बने जानकार? जानकारी तो हमारे को सरकार से मिलनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने सर। आज हमारे बड़े पढ़े लिखे लोगों के पास में अगर साइबर क्राइम केस हो जाता है, उनके पास में ये प्रॉपर एड्रेस भी है, फोन नंबर भी नहीं होगा कि उनको रिपोर्ट कहाँ करना। देखो, ये काम पुलिस का नहीं है। हमारा पैसा चला गया, मुझे पैसा वापस चाहिए। चोर को तो सिर्फ सजा होगी, मेरा पैसा वापस नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। टोटल मिला के अभी तक 20% की रिकवरी रेट है जितने भी फ्रॉड केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल सही कई कहा जगह पर तो 10% है। अगर आप उनको गिरफ्तार कर भी लेंगे तो हमारा ये सेक्शन, हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है, हम जानते हैं कितना लतीफ है। किसी के घर के मर्डर भी हो जाता है, उसको 10 साल लग जाते हैं किसी को सजा दिलवाने में। इसके लिए कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, सेंट्रलाइज इसके लिए कोई एजेंसी नहीं है। पुलिस का जो डिपार्टमेंट है वो एक्सपर्ट जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है। आज जयपुर में भी आप चले जाएंगे तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट होंगे साइबर के, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर होंगे, कंसल्टेंट की तरह होंगे। लेकिन एम्प्लॉय जो होगा वो वहां का कोई पुलिस का, चाहे वो एसओसी लेवल का हो, चाहे डीसीपी लेवल का हो, जिस लेवल का भी हो सकता है। बट ही इज ट्रांसफर्ड आफ्टर 2-3 years, अगेन न्यू पर्सन कम। वो पुराने वाले की हिस्ट्री नहीं जानता, उस तरीके को भी नहीं जानता जी। तो इस केस में जो हमारे को प्रिकॉशंस, जब हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जाते हैं, सरकार को साइमल्टेनियसली उसकी रोकथाम के भी इंतजाम करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोगों को जागरूक करना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। कनिष्क, मैं आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि आप साइबर एक्सपर्ट हैं और लगातार आप देख रहे हैं कि जो साइबर ठगी के तरीके हैं वो बदलते जा रहे हैं। स्थानीय पुलिस इसमें फेल्योर साबित हो रही है, लेकिन FBI ने तुरंत इस पर एक्शन लिया, पूरी जानकारी दी है। कहाँ यहाँ पर कमी हो रही है और लोगों को इससे कैसे जागरूक होना है ताकि वो इस साइबर ठगी के शिकार ना हो? जी देखिए, सबसे पहले जो भारत का इंडियन IT एक्ट है वो बहुत ज्यादा वीक है। तो अगर कोई साइबर क्रिमिनल पकड़ा भी जाता है तो उसको सलाखों के पीछे रखना बहुत मुश्किल रहता है। इनको काफी आसानी से बेल मिल जाती है। तो सबसे पहले हमें अपने साइबर लॉ, इंडियन IT एक्ट को दुरुस्त करने की जरूरत है। दूसरा, एक सेंट्रल एजेंसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की जरूरत है जो साइबर को भी कवर कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एजेंसीज हैं, NIA, CBI, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। किसी ना किसी एक एजेंसी को साइबर के लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल बनाइए, ठीक है, ताकि वो अलग अलग
स्टेट्स में जाके रेड मार सके और लोगों को अरेस्ट कर सके। तीसरा, हमें डेटा प्रोटेक्शन का जो लॉ हम काफी समय से बात कर रहे हैं उसको देश में लाने की जरूरत है, क्योंकि कंपनी आज की तारीख में अगर उनका डेटा लीक कर दे, यूजर्स का डेटा लीक कर देती है तो उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होती, कोई लायबिलिटी नहीं होती। तो सर ने जैसे नाम लिया इतनी सारी कंपनियों का, इनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ, ना उनको कोई फाइन लगा। तो जब इस देश में डेटा प्रोटेक्शन का लॉ आ जाएगा बिल्कुल, तो ये इन तीन कंपनियों को महत्वपूर्ण अब जो तो आपने ये बिंदु बताए हैं इस पर फोकस करने की बहुत जरूरत है, ताकि ऐसे मामले कम हो सके और लोग भी जागरूक हों और लोग इन साइबर ठगों के चंगुल में फंसने से बचे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ कनिष्क गौर थे, एलन राव हमारे साथ थे, आदित्य जैन हमारे साथ थे, देवेंद्र मनचंदा जी हमारे साथ थे। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त एनडीटीवी राजस्थान के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।